आज का न्यूज़पेपर एनालिसिस शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये मेरा क्यूआर कोड स्कैनर है ऑफ इंस्टाग्राम अकाउंट। जिसको भी पर्सनल मेंटोरशिप चाहिए, ये मेंटोरशिप अभी फ्री है, लेटर ऑन इस पे चार्जेस इम्प्लीमेंट हो जाएंगे, ठीक है। एंड दिस इज़ माय ईमेल आईडी। जिसको भी अगर इंस्टाग्राम पे कनेक्ट होने में प्रॉब्लम हो रही है, या हो सकता है कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो इंस्टाग्राम पे नहीं अकाउंट उनका रहता है, तो वो लोग मुझे ईमेल आईडी के माध्यम से कांटेक्ट कर सकते हैं और मैं फर्दर भी आपको प्रोवाइड करूँगी फॉर कम्युनिकेशन, ठीक है। शुरू करते हैं आज के पहले टॉपिक से। सबसे पहला टॉपिक है साइमल्टेनियस इलेक्शन बिल गिव्स ईसी अनब्रिडल्ड पावर्स, लूपहोल्स रिमेन, एक्स CJI। तो इसका मैं सबसे पहले आपको बैकग्राउंड समझा दूँ कि क्या है कि इसमें बात की गई है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसमें अमेंडमेंट बिल एक जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया है, नेम्ड 129th अमेंडमेंट बिल 2024। एंड उसके अलावा एक और बिल इंट्रोड्यूस किया गया है, द यूनियन टेरेटरीज लॉज अमेंडमेंट बिल 2024 दैट प्रपोजेस लीगल प्रोविजंस फॉर साइमल्टेनियस इलेक्शंस। एम क्या है इनका? एम है टू सिंक्रोनाइज इलेक्शंस टू लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज टू रिड्यूस फ्रीक्वेंट फॉल्स। सी दिस इज दैट। अब की कंसर्न्स यहाँ क्या हाईलाइट किए गए हैं। सबसे पहले तो ये कि सबसे पहला कंसर्न यहाँ पर ये हाईलाइट किया गया अबाउट द अनब्रिडल्ड पावर टू ECI। सो EC गेट्स वाइड पावर टू डिसाइड व्हेन और वेदर टू होल्ड elections in a state. No oversight over mechanisms prescribed in the bill to check EC's discretion। यानी कोई ऐसा प्रॉपर जो ओवरसाइट है, कोई रूल्स है या रेगुलेशंस है या फंक्शंस हैं, ऐसा कोई भी मैकेनिज्म जो है वो प्रिस्क्राइब्ड नहीं है, दैट इज़ नॉट प्रिस्क्राइब्ड टू हैव अ चेक ऑन EC, दैट इज़ इलेक्शन कमीशन। मतलब उसके डिस्क्रिशन पे ऐसा कोई मतलब कि कोई अगर सवाल उठाए, अगर मैलिफाइड इंटेंशन से किया गया है तो उस पर कोई मतलब ओवरसाइट नहीं लिया गया है, कोई फंक्शंस नहीं, कोई लिमिटेशंस नहीं दी गई हैं। सो दिस रेजेज अ कंसर्न्स अबाउट वायलेटिंग द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एस्पेशली फेडरलिज्म एंड डेमोक्रेटिक प्रोसेस। उसके अलावा इस आर्टिकल में क्या बताया गया कि रोल ऑफ पार्लियामेंट एंड यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। सो जस्टिस JS Keher suggested that Parliament or Union Council should have a say in deciding on postponement of assembly elections as per section 82A clause 5। जो जस्टिस खेर है उन्होंने ये चीज़ हाईलाइट की है कि पार्लियामेंट या यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को एक होल्ड होना चाहिए टू डिसाइड वेदर ऑन द पोस्टपोनमेंट ऑफ असेंबली इलेक्शंस और नॉट। उसके अलावा यहाँ पर कंटेंशियस प्रोविजंस इन द बिल के बारे में भी बोला गया है। दैट प्रपोज क्लॉज में बोला गया दैट इफ़ द इलेक्शन कमीशन इज़ ऑफ द ओपिनियन दैट द इलेक्शन टू एनी लेजिस्लेटिव असेंबली कैन नॉट बी कंडक्टेड अलॉन्ग विद द जनरल इलेक्शन ऑफ द हाउस of the people, it may recommend to the president to declare by an order that the election to that legislative assembly may be conducted at a later date। यानी पोस्टपोनमेंट के लिए जो ECI एनालाइज करेगा और ये बताएगा। इशू क्या रेज हुए हैं कि पोटेंशियल एक्सेसिव सेंट्रलाइजेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग, मतलब बहुत ज़्यादा सेंट्रलाइज कर दिया गया है कि सिर्फ इलेक्शन कमीशन के पास ही ये एक्सक्लूसिव पावर रहेगी। वेयर एज जो ये जस्टिस हैं ये डिमांडिंग कि पार्लियामेंट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का भी से होना चाहिए इसमें। सो दिस कुड डिस्टर्ब द फेडरल बैलेंस। सो फेडरल बैलेंस इज़ एन इम्पॉर्टेंट टर्म ओवर ईयर। उसके अलावा जो फॉर्मर CJIs हैं उन्होंने ये फ्लैग किया है कि द बिल इज़ साइलेंट ऑन व्हाट हैपन्स इफ द रिमाइंडर ऑफ एन असेंबलीज टर्म इज़ वेरी शॉर्ट, एग्जाम्पल अ फ्यू मंथ्स और फ्यू वीक्स। क्लैरिटी नहीं दी गई है कि फ्रेश इलेक्शंस में बी फोर्स्ड इवन फॉर शॉर्ट पीरियड्स डिफीटिंग द पर्पस ऑफ द साइमल्टेनियस पॉल्स।
ये भी एक इशू हो रहा है कि देयर इज़ अ नीड फॉर पार्लियामेंट टू क्लियरली डिफाइन द रिमेनिंग पीरियड। सबसे बड़ा इशू है कि जो रिमेनिंग पीरियड वर्ड यूज़ किया गया है दैट इज़ नॉट क्लियरली डिफाइंड। दैट इज़ नॉट क्लियरली डिफाइंड। सो इसीलिए ये कहीं ना कहीं कॉज ऑफ कंसर्न है और इसका मिसयूज़ भी हो सकता है। सो यूपीएससी के एस्पेक्ट में तो सबसे पहले आपका पॉलिटी एंड गवर्नेंस में जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स से रिलेटेड टॉपिक है उसमें इसका रेलेवेंस हो सकता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन जो है वो इम्पोर्टेंस होल्ड कर सकता है इसमें जो रोल प्लेयर है। देन प्रॉबेबल यूपीएससी क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं। सबसे पहले आपका मेंस में ही इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे दैट क्रिटिकली एग्जामिन द प्रपोजल ऑफ साइमल्टेनियस इलेक्शंस इन इंडिया, डिस्कस द कॉन्स्टिट्यूशनल एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फेडरल चैलेंजेस इन्वॉल्व। या ये आ सकता है डिस्कस वेदर ग्रांटिंग वाइड डिस्क्रिशनरी पावर्स टू इलेक्शन कमीशन फॉर कंडक्टिंग साइमल्टेनियस इलेक्शंस में अफेक्ट द फेडरल कैरेक्टर ऑफ इंडियाज़ पॉलिटी। सो इस तरीके के क्वेश्चंस जो हैं आपके मेंस में आ सकते हैं। या प्रीलिम्स में स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस में ऐसे भी दे सकता है दैट फॉर एग्जांपल ही कैन से दैट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग साइमल्टेनियस इलेक्शंस इन इंडिया। सबसे पहला पॉइंट ये दिया कि इट रिक्वायर्स कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। दूसरा पॉइंट ये दे दिया इलेक्शन कमीशन हैज़ कंप्लीट डिस्क्रिशन विदाउट ओवरसाइट टू पोस्टपोन स्टेट इलेक्शंस अंडर द प्रपोज्ड बिल। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट, विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो इस टाइप के क्वेश्चंस जो है आ सकते हैं। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा कंसेप्चुअल एनालिसिस करना पड़ेगा। तो इस केस में अगर देखा जाए तो दोनों ही ऑप्शन सही हैं, क्योंकि येस अगर साइमल्टेनियस इलेक्शन हेल्ड करने तो उसके लिए एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स रिक्वायर्ड है और वो हुआ भी है वाया 129th अमेंडमेंट बिल ऑफ 2024। तो इसको ज़रूर आप पढ़ लीजिएगा। और दूसरा ये कि इलेक्शन कमीशन के पास एक कंप्लीट डिस्क्रिशन दी गई है इस एक्ट के तहत। सो नेक्स्ट टॉपिक इज़ 9 पाकिस्तान साइट्स हिट ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर दोवाल। अब मैं इसका आपको जस्ट बता दूं, शॉर्ट में बता दूं। ये बेसिकली जो नेशनल सिक्योरिटी उससे रिलेटेड टॉपिक है जो कि आपका जीएस पेपर में आता है। तो मैं आपको समराइज़ करके बताती हूँ। सबसे पहले तो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोवाल ने ये रिवील किया है कि ऑपरेशन सिंदूर में 9 साइट्स ऐसी थी अक्रॉस पाकिस्तान दैट वर बीन प्रिसाइसली हिट इन अ स्विफ्ट ऑपरेशन लास्टिंग अराउंड 23 मिनट्स। यानी 23 मिनट में 9 साइट्स पर अटैक हुआ था। ठीक है। और उन्होंने ये एम्फसाइज़ किया दैट ओनली टेरर लिंक टारगेट्स वर स्ट्रक। ठीक है, मतलब कहने का मतलब है कि सिविलियंस पे टारगेट नहीं किया गया था। सो डोवाल हाईलाइटेड द सिग्निफिकेंट रोल ऑफ इंडिजिनस टेक्नोलॉजीज इंक्लूडिंग क्वांटम कंप्यूटिंग, एआई एंड एडवांस सर्विलेंस सिस्टम्स which enabled India to identify and utilize the threats effectively. So as I told you, मैंने अपनी ये प्रीवियस वीडियो में भी बताया कि क्वांटम कंप्यूटिंग, एआई एंड एडवांस सर्विलेंस सिस्टम ये आपको डिफेंस सेक्टर से और सैटेलाइटिक कम्युनिकेशन जो सेक्टर है उससे आपको लिंक करके कहीं ना कहीं नोट्स बनाने होंगे। सो दिस addressing the students at IIT of Madras, Doval stressed the importance of self-reliance in high-end technologies for national security. Definitely it is very important कि हमारे देश के लिए वो इंडिजिनसली डेवलप्ड हो ये सिक्योरिटीज़ हो और हाई-टेक हमारे पास हो, डिफेंस टेक्नोलॉजीज़ हो, हाई-टेक डिफेंस टेक्नोलॉजीज़ हो, ताकि हम इस टाइप के किसी भी कंट्री से, वेदर इट बी एनी कंट्री, इस टाइप के जो अगर डिस्टर्बेंसेस होते हैं या इस टाइप के जो टारगेट सेट किए जाते हैं इंडिया पे, तो हम इसे न्यूट्रलाइज कर सकें। सो ही पॉइंटेड आउट दैट प्रीवियसली देयर वर लिमिटेशंस इन इंटेलिजेंस एंड टेक्नोलॉजिकल कैपेसिटी, बट इंडिया हैज़ मेड स्ट्राइड्स इन मास्टरिंग critical areas like cyber and communication networks. The successful operation reflects India's growing technological prowess and capability for precise intelligence-driven responses to security threat. अब इस पे probable questions कैसे आ सकते हैं? वो मेंस ओरिएंटेड ही आएगा क्योंकि आपका ये जीएस पेपर 3 और 2 दोनों में आ जाता है।
सबसे पहले डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज़ इन मॉडर्न मिलिट्री ऑपरेशंस विथ रेफरेंस टू ऑपरेशन सिंदूर। या ये पूछ सकते हैं हाउ डू टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स लाइक एआई, क्वांटम कंप्यूटिंग एंड सर्वेलेंस सिस्टम्स enhance India's internal and external security architecture, illustrate with recent examples। तो इस तरीके के क्वेश्चंस जो हैं वो आ सकते हैं, या तो ये आपको स्टेटमेंट दिया जा सकता है दैट सेल्फ रिलायंस इन क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज इज़ अ की पिलर ऑफ नेशनल सिक्योरिटी, डिस्कस इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडियाज़ रीसेंट डिफेंस ऑपरेशंस। इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक इज़ वेस्ट बंगाल रेजिडेंट हु गॉट नोटिस ओवर सिटीजनशिप इज़ फ्रॉम असम, सेज हिमांता। अब इसका बेसिक कंटेक्स्ट अगर मैं बता दूँ तो एक कोई रेजिडेंट है वेस्ट बंगाल का जिसे ही रिसीव्ड अ फॉरेनर नोटिस फ्रॉम द ट्रिब्यूनल, बट असम सीएम हिमांता बिस्वा शर्मा clarified that the person is originally from Assam's Cooch Behar district। सो इसके की हाइलाइट्स क्या हैं वो मैं आपको बता दूँ इस टॉपिक के, कि द इंडिविजुअल वॉज सस्पेक्टेड ऑफ बीइंग एन इलीगल इमिग्रेंट फ्रॉम बांग्लादेश। असम सीएम ने ये बोला कि सच नोटिस अराइज फ्रॉम अ जुडिशियल प्रोसेस अंडर द फॉरेनर्स एक्ट एंड एनआरसी रिलेटेड प्रोसीडिंग्स। नो पर्सन शुड बी डिक्लेयर्ड अ फॉरेनर विदाउट ड्यू लीगल प्रोसेस। तो अब इसमें जो एक टर्म आ जाता है आपका एनआरसी रिलेटेड प्रोसेस और फॉरेनर्स एक्ट जो है, ठीक है, फॉरेन ट्रिब्यूनल जो है, फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल, ये सब इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के एस्पेक्ट में। ये प्रीलिम्स में पूछ सकते हैं आपसे डेफिनेशन बेसिस पे, या हो सकता है इसका कॉम्पोजिशन पूछ लें फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल का, तो ये सब इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि नोटिस गया था तो ये इसने जो पॉलिटिकल इशू है उसको ट्रिगर कर दिया है, तो इसमें वेस्ट बंगाल सीएम ममता बनर्जी टर्म्ड सच नोटिस as shockingly oppressive and called for rollback of dangerous trends targeting Bengalis and religious minorities। So what are the broader issues connected to UPSC? Citizenship and NRC, I told you, foreign जो ट्रिब्यूनल है, foreigners tribunal, basically एक semi judicial body है that is being created under the Foreigners Act 1946 to decide on citizenship status of suspected illegal immigrants। तीसरा आ जाता है आपका सेंटर स्टेट रिलेशंस, एंड चौथा आपका आ जाता है लीगल एंड ह्यूमन राइट्स डायमेंशंस। तो इस एस्पेक्ट में ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब प्रॉबेबल क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं, सबसे पहले तो आपसे ये पूछ सकता है कि फॉरेन ट्रिब्यूनल्स जो एक्ट है, फॉरेन ट्रिब्यूनल जो है वो किस एक्ट के तहत इसे क्रिएट किया गया। तो डेफिनेटली फॉरेनर्स एक्ट 1946 के तहत इसे क्रिएट किया गया है। फिर ये क्वेश्चन आ सकता है कि फॉरेन ट्रिब्यूनल्स का कॉम्पोजिशन क्या है, तो उसमें आपको कॉम्पोजिशन मालूम होना चाहिए। दूसरा ये पूछ सकते हैं कि मेंस एस्पेक्ट में जो जीएस पेपर 2 है उसमें आ सकता है दैट डिस्कस द कॉन्स्टिट्यूशन एंड ह्यूमन राइट्स कंसर्न्स अराइजिंग फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड डिक्लेयरिंग individuals as foreigners in India। Examine how NRC related process affect center state relations in border areas like Assam and West Bengal। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं ये मेंस। सो नेक्स्ट टॉपिक इज़ लो फर्टिलिटी रेट इन आंध्र प्रदेश कैन हर्ट इकोनॉमी, सेज नायडू। तो मैं आपको इसको शॉर्ट में समराइज़ करके बता देती हूँ। इसमें आंध्र प्रदेश सीएम है एन चंद्रबानु, उन्होंने एक्सप्रेस किया है कंसर्न ओवर द स्टेट्स लो फर्टिलिटी रेट दैट इज़ अराउंड 1.7 विच इज़ बिलो द रिप्लेसमेंट रेट ऑफ 2.1। अर्लियर द रिप्लेसमेंट रेट वॉज 2.2 एंड नाउ इट इज़ 2.1। अच्छा, एक चीज़ और मैं क्लैरिफाई करना चाहूँगी। मैंने कल दिस इज़ माई मिस्टेक, मैंने कल गलती से आपको ये बोल दिया कि राइट टू वोट जो है दैट इज़ अ फंडामेंटल राइट ऑल्सो। तो राइट टू वोट इज़ नॉट अ फंडामेंटल राइट, इट इज़ ओनली अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, इट इज़ ओनली अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। आई वुड लाइक टू करेक्ट माई सेल्फ। सो राइट टू वोट जो है वो सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है।
फंडामेंटल राइट नहीं है. So he warned this demographic trend could result in labor shortages, economic slowdown, and reduce parliamentary representation for southern states in future. Naidu highlighted the need for policies to promote balanced population growth, including incentives for families and healthcare measures to tackle issues like teenage pregnancies. Speaking on World Population Day, he noticed that while India's overall population is growing, certain regions face a declining fertility rate, which can adversely affect adversely affect economic development, workforce availability, and socio-political representation of that state. क्योंकि डेफिनेटली सीट्स भी उस हिसाब से मिलती जैसी पॉपुलेशन रहती है. So he urged an integrated balanced approach to population policy, emphasizing the role of indigenous development, women's health and reproductive rights. The issue ties into broader debates on demographic dividend, aging populations and regional disparities, all crucial for India's sustainable growth trajectory. अब प्रॉबेबल क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो देखिए आपको मालूम होना चाहिए कि फर्टिलिटी रेट और रिप्लेसमेंट रेट क्या है, क्योंकि ऐसी डेफिनेशन बेस्ड ऑन फर्टिलिटी रेट आपका 2024 के एग्ज़ाम में आ चुकी है. मेंस पर्सपेक्टिव में कैसे पूछ सकते हैं, डेट एग्जामिन हाउ रीजनल डिस्पैरिटीज़ इन फर्टिलिटी रेट्स में अफेक्ट और इम्पैक्ट इंडियाज़ डेमोग्राफिक डिविडेंड एंड फेडरल स्ट्रक्चर. या आप ये कर सकते हैं कि सजेस्ट पॉलिसी मेजर्स टू एड्रेस द चैलेंजेस पोस्ड बाय लो फर्टिलिटी रेट्स इन सर्टेन इंडियन स्टेट्स. नाउ पॉलिसी मेजर्स सजेस्ट करने में आपको फॉर्मली पूरा एनालाइज करना पड़ेगा, और ये एनालिसिस भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्या पता यूपीएससी पूछते हैं मेंस में. ठीक है, क्योंकि आप अगर डीएम है या इफ़ यू आर अ सेक्रेटरी टू द सीएम ऑफ द स्टेट, हाउ आर यू गोइंग टू सजेस्ट द पॉलिसी मेजर्स, क्योंकि इसमें डीएम का एक बहुत बड़ा रोल होता है. सिर्फ डीएम का ही नहीं, आईएएस ऑफिसर का बहुत बड़ा रोल होता है. वो एक सेक्रेटरी रहता है, अगर वो चीफ सेक्रेटरी है स्टेट का, तो वो इस टाइप की सिचुएशंस को कैसे टैकल करेगा या इसको कैसे यूज़ करेगा फॉर द बेनिफिट ऑफ द स्टेट. ठीक है, क्या पॉलिसी मेजर्स वो सजेस्ट कर सकता है. तो इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, एथिक्स में आ सकते हैं. अगर बाकी पेपर में जीएस पेपर 1, 2, 3 में नहीं आएगा तो 4th में आ जाएगा. तो एज अ चीफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट अगर आप हैं तो आप डेफिनेटली आप एडवाइस करोगे, इजंट इट, टू द सीएम, क्योंकि ये आईएएस ऑफिसर्स ही करते हैं. सो नेक्स्ट टॉपिक इज़ व्यू इंडियाज़ जेंडर गैप रिपोर्ट रैंकिंग एज वार्निंग. सो इस आर्टिकल का बेसिक कंटेक्स्ट ये कि इंडिया रैंक्स 131 आउट ऑफ 148 कंट्रीज़ इन द ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट. अब ये रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है? दिस इज़ बीइंग पब्लिश्ड बाय द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो ये रिफ्लेक्ट क्या करता है? दिस रिफ्लेक्ट्स जेंडर इनइक्वालिटी. सो द रिपोर्ट बाय द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इज़ अ वार्निंग फॉर इंडिया टू ट्रीट जेंडर इक्वालिटी एज अ सेंट्रल टू इकोनॉमिक एंड डेमोग्राफिक प्रोसेस एंड प्रोग्रेस एज वेल. की स्ट्रक्चरल इश्यूज़ इसमें क्या हाईलाइट किए गए हैं? सबसे पहले कि there is a low scores in critical areas like economic participation and opportunity. health and survival indicators में low scores हैं इंडिया के. ठीक है, अब health and survival challenges क्या आते हैं? that India's sex ratio at birth remains skewed due to son's preference. यानी लड़का हो इसकी चाहत में क्या कहते हैं, सेक्स रेशियो जो है वो काफ़ी ज़्यादा डगमगाता रहता है. Women's healthy life expectancy is now lower than men's. Nearly 57% of women, that is around 15 to 49 years, are anemic, according to National Family Health Survey 5. So reducing their productivity and economic participation. इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन में क्या प्रॉब्लम आ रही है कि इंडिया की जो रैंक है वो 143 है ऑन इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी सब इंडेक्स. यानी जो सब इंडेक्स है इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन का, उसमें इंडिया की रैंक 143 है. सो women earn less than 1/3 of the men.
Female labor force participation remains very low, and McKinsey 2015 projected closing the gender gap could add $770 billion to India's GDP by 2025. So this is a McKinsey Global Institute जिसने ये बोला था 2015 में कि अगर जेंडर गैप जो है उसको डील कर लेता है इंडिया, तो इंडिया 2025 तक $770 बिलियन का एक जीडीपी डेवलप कर सकता है. So women perform nearly 7 times more unpaid domestic work than men, and women remain overburdened by informal and subsistence work, sidelined from decision-making spaces. There is a lack of investment in child care centers, elder care services, maternity support infrastructures. उसके अलावा care infrastructure is both a gender and economic blind spot. Demographic challenges क्या इसमें बताए गए हैं कि India at a demographic turning point is at a place where population of senior citizens to nearly double by 2050. यानी 2050 तक जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनकी पॉपुलेशन जो है वो डबल हो जाएगी. So that is about 20% of the total population. Fertility rates below replacement level are a major concern, and women, especially the elderly widows, face high dependency because they are very dependent. So shrinking working age population could strain economic growth unless women are integrated into the workforce. So what is the way forward suggested? Integrated policy linking like health system prioritizing the women is needed. Redistributing of unpaid work, care infrastructure and economic inclusion is very much important. And gender equality is now an economic and demographic necessity, not just a rights issue. अब यूपीएससी के एस्पेक्ट में सबसे पहले तो आपका जीएस पेपर 1 में सोशल इश्यूज़ आ जाते हैं. उसमें जेंडर इनइक्वालिटी एंड वुमेन पावरमेंट का जो है ये टॉपिक आ सकता है. दूसरा जीएस पेपर 2 में वेलफेयर स्कीम्स में ये टॉपिक कवर अप हो जाता है. पॉलिसी इंटरवेंशंस फॉर वल्नरेबल सेक्शंस ये कवर अप हो जाता है. उसके साथ साथ जीएस पेपर 3 में इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन रिलेशन टू डेमोग्राफिक ट्रेंड्स ये कवर अप हो जाता है. अब प्रॉबेबल क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं कि सबसे पहले तो जेंडर इक्वालिटी इज़ नो लॉन्गर merely a rights issue but an economic necessity. So discuss in the context of India's global gender gap ranking. या ये आ सकता है examine how low female labor force participation affects India's demographic dividend and economic growth. Suggest policy measures to bridge this gap. So this is somewhere very important. Next is English dreams. Imposing any language as the medium of instruction is unacceptable. मैं आपको बेसिकली इसका जस्ट बता देती हूँ कि इंग्लिश मीडियम के बारे में इसमें बात की जा रही है. जो लैंग्वेज इम्पोज की जाती है उसके बारे में लैंग्वेज इशू के ऊपर है ये पूरा. मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ. दैट इंग्लिश मीडियम एजुकेशन रिमेन्स अ स्ट्रॉन्ग एस्पिरेशन फॉर मैनी इंडियंस due to its association with upward mobility and access to global opportunities. So, however, state policies have often sought to prioritize regional languages as the mediums of instruction, citing pedagogical benefits of learning in their mother tongue. The ongoing debate has been fueled by the centre's push through the NEP, that is the National Education Policy, which some view as having anti-English tilt. So the Supreme Court in 2014 ruled that imposing a particular language like Kannada till class 4 violates the constitutional rights of choice. So despite arguments for mother tongue instructions, the demand for English medium schools is rising, including in non-English speaking regions. English proficiency remains crucial for India's integration into the global economy. However, restricting English medium education in government schools is risking
and deepening social inequalities, as wealthier families can still afford private English education, leaving disadvantaged groups further behind. तो इसमें यूपीएससी में क्या इम्पोर्टेंट है, सबसे पहले तो आपको जो फंडामेंटल राइट्स आ जाता है, ठीक है, वो लैंग्वेज रिलेटेड जो भी इश्यूज़ है कि प्रिजर्व कर सकते हैं, जो भी वल्नरेबल कम्युनिटीज़ होती हैं वो अपने लैंग्वेज को प्रिजर्व कर सकते हैं, राइट ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ लैंग्वेज है एंड प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज है। सो ये सब आ सकता है। और दूसरा मेंस में क्या पूछ सकते हैं, दैट क्रिटिकली एग्जामिन वेदर इम्पोजिंग रीजनल लैंग्वेजेस एज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन अंडरमाइंस सोशल मोबिलिटी एंड इक्वालिटी इन इंडिया और नॉट। या ये पूछ सकते हैं, डिस्कस द कॉन्स्टिट्यूशन एंड सोशियो इकोनॉमिक डायमेंशंस ऑफ चूजिंग द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस इन इंडियन स्कूल्स एंड व्हाट काइंड ऑफ सोशल इनइक्वालिटीज़ डू दीज एग्जिबिट। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं मेंस में। प्रीलिम्स में मैं फिर से बोल रही हूँ, फंडामेंटल राइट्स में जो आर्टिकल्स हैं विद रिस्पेक्ट टू प्रिजर्वेशन ऑफ लैंग्वेज वो आ सकते हैं, ठीक है। एंड माइनॉरिटीज़ जो हैं उनके एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से रिलेटेड जो भी आर्टिकल्स हैं उससे रिलेटेड आपको थोड़ा सा कंसेप्चुअल नोट्स बनाने पड़ेंगे, तभी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। अदरवाइज़ आप प्रीलिम्स में अगर आएगा तो आप कर नहीं पाओगे। So next topic is India to host Manuscript Heritage Conference. So India will host the first International Manuscript Heritage Conference in September, which will be attended by global scholars, thought leaders and cultural custodians. 3-day conference titled Reclaiming India's Knowledge Legacy Through Manuscripts Heritage is being organized from September 11 to 13. सो बेसिकली ये टाइटल है रिक्लेमिंग इंडियाज़ नॉलेज लीगेसी थ्रू मैन्युस्क्रिप्ट हेरिटेज। ये ऑर्गेनाइज़ किया जाएगा सितंबर 11 to 13 के बीच में नेशनल कैपिटल में एज अ पार्ट ऑफ ज्ञान भारतम मिशन। सो ये बेसिकली ज्ञान भारतम मिशन का पार्ट है। ये प्रीलिम्स में क्वेश्चंस आ सकते हैं कि जो रिक्लेमिंग इंडियाज़ नॉलेज लीगेसी थ्रू मैन्युस्क्रिप्ट हेरिटेज है ये किसका पार्ट है। सो दिस इज़ अ पार्ट ऑफ ज्ञान भारतम मिशन। Conference will also commemorate Swami Vivekananda's Chicago address, symbolizing India's intellectual and spiritual global vision, official sources said. So there will be numerous side events such as exhibition on Indian manuscripts, one on manuscripts inscribed in the UNESCO Memory of the World, live demonstrations and workshops. इस तरीके से लाइव डेमोन्स्ट्रेशंस होंगे, वर्कशॉप्स होंगे एंड दीज मैन्युस्क्रिप्ट्स वुड बी इंस्क्राइब्ड ऑन यूनेस्कोस मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू आर्ट एंड कल्चर। ये आ सकता है यूपीएससी में, डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कि इसका सिग्निफिकेंस क्या होगा अगर इंडिया होल्ड करेगा, तो किस तरीके से इंडिया का जो कल्चर है वो पॉपुलराइज होगा इन द वर्ल्ड, ठीक है, ये सब आ जाएगा। So next topic is stifling a sane voice. US sanctions against UN official are dangerous and absurd. अब इसके बेसिक कंटेक्स्ट की अगर हम बात करें तो यूएस ने इम्पोज किया है सैंक्शंस ऑन फ्रांसिस्का एल्बनीज हु इज़ अ यूएन स्पेशल रिपोर्टर ऑन ह्यूमन राइट्स इन ऑक्यूपाइड पैलेस्टीनियन टेररिस्ट since 1967. सो बेसिकली हुआ क्या कि एल्बनीज़ ने एक स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म पब्लिश किया है अगेंस्ट द इजराइल्स एक्शंस इन गाज़ा एंड कॉलिंग देम द क्रूलेस्ट जीनोसाइड एंड हर पुश फॉर स्क्रूटनी of Israeli NGOs and corporate actors involved, ठीक है। अब इसमें की डेवलपमेंट्स क्या देखे गए हैं उनके इस पब्लिश से या इस क्रिटिसिज्म से। तो सबसे पहले तो ट्रैवल बैन कर दिया गया, इनका वीज़ा जो है उसको रिस्ट्रिक्ट किया गया है एंड देयर इज़ अ पॉसिबल एसेट फ्रीजेस लिंक टू एल्बनीज एंगेजमेंट विद द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, ठीक है, इससे भी लिंक कर दिए गए विद इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ICC।
और critics call US sanctions a dangerous precedent that undermine multilateral institutions like the UN, Human Rights Council and ICC. So US Secretary of State Marco Rubio contend Albanese acted without the consent of those two countries, that is US and Israel. Legality of this claim is disputed. अब इसके जियो पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस क्या पड़ेंगे? ये जो सैंक्शन लगाई यूएस ने कि ट्रैवल बैन लगा दिया है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में भी इनकी इंगेजमेंट करा दी, मतलब नॉट कि सगाई हो गई, वो वाला नहीं, मतलब कि उस पर इनके ऊपर कुछ चार्जेस लगा दिए हैं, ठीक है, कुछ एसेट्स जो हैं वो फ्रीज़ कर दिए और रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज कर दिए गए वीज़ा पे इनके एल्बनीज़ के। क्यों किए गए? क्योंकि शी इज़ पोजिंग क्रिटिसिज्म टूवर्ड्स द इजराइल्स एक्शन टूवर्ड्स गाज़ा। अब इसके जियोपॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस क्या पड़ेंगे? राइजिंग गाज़ा डेथ टोल हैज़ इंटेंसिफाइड global criticism of Israeli actions. So US measures can be seen as an attempt to silence dissenting voices on human rights violation. BRICS summit including India condemned Israel's action, signaling shifting global opinion. अब यूपीएससी के एस्पेक्ट में आपका जो रिलेवेंस आ जाता है, सबसे पहले जो इजराइल गाज़ा कॉन्फ्लिक्ट है उसके ऊपर इंडिया का जो स्टैंड है, इंडिया ने भी डेफिनेटली क्रिटिसाइज़ किया है, तो उस चीज़ को लेकर भी आ जाता है, ठीक है। उसके अलावा इंटरनेशनल रिलेशंस में जो अफेक्ट पड़ेगा इंडिया पे, इस टाइप के जो सैंक्शंस लगाए हैं यूएस ने उन पे, उस पे इंडिया के ऊपर क्या जो पॉलिटिकल इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि इंडिया ने भी कहीं ना कहीं क्रिटिसाइज़ किया है इसराइल के एक्शन को। और यूएस इजराइल रिलेशन वर्सेस ग्लोबल ह्यूमन राइट्स कंसर्न्स, इस टाइप के टॉपिक्स आ सकते हैं। अब क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं कि क्रिटिकली एग्जामिन द इम्प्लीकेशंस ऑफ यूनिलैटरल सैंक्शंस इम्पोज्ड बाय अ स्टेट on UN officials in the context of global governance and multilateralism. Discuss how geopolitical interest sometimes conflict with international human rights advocacy, citing recent examples from the Israel-Palestine conflict. तो इस टाइप के जो हैं आ सकते हैं ये questions. Next is Trump eyes 15 to 20% blanket tariff on trading partners. तो बेसिकली फॉर्मर जो यूएस प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने अनाउंस किया है दैट ही प्लान्स टू इम्पोज अ ब्लैंकेट टैरिफ ऑफ 15 to 20% ऑन कंट्रीज दैट हैव नॉट रिसीव्ड स्पेसिफिक टैरिफ नोटिफिकेशंस फ्रॉम द यूएस effective, that has been effective from August 1. So in the letter sent to the leaders of over 20 countries, Trump outlined potential dues and duties ranging from 20% to 50%, aiming to pressurize trading partners for more favorable trade terms. He warned that nations retaliating with higher tariffs could face additional US tariff hikes. The proposed tariffs are part of Trump's Liberation Day trade strategy. So initially previewed in April to raise import duties and protect American industries, it remains unclear whether the blanket tariffs would apply across all goods or only to those exceeding existing tariffs. Canada, for example, could face around 35% tariff on some of the goods, an increase from current 25%, although US officials expect energy resources from Canada to remain exempt. So this move signals a potential escalations in US trade protectionism. So ये काफ़ी ज़्यादा जो ट्रेड वॉर चल रहा है उसका मतलब मैंने पहले ही बता दिया कि इफ़ेक्ट क्या पड़ेगा इंडिया पे, इंडिया के इंटरनेशनल रिलेशंस पे विद रिस्पेक्ट टू यूएस पॉलिसीज़ पे, ट्रेड पॉलिसीज़ पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। सो इस कंटेक्स्ट में आपको नोट्स बनाने हैं और इंडिया को क्या स्टैंड लेना चाहिए। एक आर्टिकल में आया भी था और मैंने भी आपको पहले बताया था कि इंडिया को अपने जो ट्रेड एस्पेक्ट्स हैं, जो भी ट्रेड है उसको डाइवर्सिफाई कर लेना चाहिए। और ये क्यों करना चाहिए? ताकि यूएस पे डिपेंडेंसी कम हो, ठीक है। अब यूएस पे डिपेंडेंसी कम होगी तो उसका क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा? उसका इफ़ेक्ट ये पड़ेगा कि इंडिया को लॉस कम फेस करना पड़ेगा और टैरिफ्स कम देने पड़ेंगे। ट्रेड डाइवर्सिफाई करने का, एक्सपोर्ट्स डाइवर्सिफाई करने का मतलब सिंपल सा ये है कि जो जितना ज़्यादा ट्रेड हम यूएस से करते थे
अब उसको डाइवर्सिफाई करके हम डिफरेंट कंट्रीज से भी करेंगे, ताकि एक बैलेंस्ड फॉर्म ऑफ हमारे पास अर्निंग्स आ पाए और हमें टैरिफ्स कम देने पड़े। सो नेक्स्ट इज़ जेनेटिक एनालिसिस ऑफ असम राइनो हॉर्न सैम्पल्स इनिशिएटेड। अब यहाँ पर जो है ना, ये आपका उसके एस्पेक्ट में हो जाता है कि इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट में, कि ये जो राइनो है ये कई टाइप के होते हैं, ठीक है। एक होता है अफ्रीकन राइनो और एक होता है एशियन राइनो। ये 2 टाइप के जो राइनोज़ हैं ये इम्पॉर्टेंट आते हैं। तो आपको कंसेप्चुअल बेसिस पे इस पर प्रिपेयर करना है, ठीक है। और फिर यहाँ पर काजीरंगा जो नेशनल पार्क है वो मेंशन्ड है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ये टर्म इम्पॉर्टेंट हो जाता है। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। हियर आई एंड माई एनालिसिस। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। आई एम लिटरली सॉरी, आज मैं थोड़ा जल्दी में थी, मुझे कहीं जाना था, इसीलिए थोड़ा सा जल्दी में मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड किया है। आज के लिए मुझे एग्जाम कर दीजिएगा, बाकी मैं कल से ध्यान रखूँगी कि मैं अच्छे से आपको चीज़ें एक्सप्लेन करूँ। आई रिक्वेस्ट यू टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल।